इट्स नॉट अ जर्नी टुवर्ड्स इंटीग्रेशन। और ये एक ऐसा प्रश्न है, किसी आम भारतीय से पूछ लीजिए तो इसका सरल जवाब दे देगा। लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको कई बार कठिनाई होती है इसको स्वीकार करने में। और इसके आप प्रभाव देखिए। अगर हम सेक्युलरिज्म की बात कहते हैं और पंथ निरपेक्ष, नरेंद्र जी ने भी कहा यह देश है, तो इस देश में अगर पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरवाद का हम विषय करें, उसकी सबसे बड़ी विफलता अगर देश में किसी प्रांत में रही है तो जम्मू कश्मीर में रही है। द सिंगल ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया इन द लास्ट 63 ईयर्स इज इन कश्मीर। आपने एक कम्युनिटी को, कश्मीरी पंडितों को पूरा का पूरा उस राज्य से बाहर निकाल दिया। आज कुछ सिख भाई बचे हुए हैं, उनको आप बाहर निकाल रहे हैं और केवल एक मजहब के आधार के ऊपर लोग इस क्षेत्र में रहेंगे। ये उस सेक्युलरवाद की कल्पना की विफलता उस प्रांत के अंदर आई। ये भी हम स्वीकार करने को तैयार नहीं। हम लोग जब कल वहां थे पिछले 2-3 दिन में, तो एक बहुत बड़ा शिकायत लोग लेकर आए और वहां के विद्यार्थी लेकर आए। और मैं मानता हूं कि जो ऐसे विषय हैं जिसके संदर्भ में समक्ष ज्ञान हम लोगों को मिला, उसमें से एक था। एक विद्यार्थी आए और 2 विद्यार्थी अलग अलग आए और उन्होंने कहा, देखिए हमारे राज्य में नौजवानों को, बच्चों को, लड़के लड़कियों को शिक्षा चाहिए और हमारे यहां सरकार का डेंटल कॉलेज बंद हो गया है, उसको डीरिकॉग्नाइज कर दिया गया है। अब स्वाभाविक शिकायत है। कारण क्या है? जब पूछा कि हमें इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर्स नहीं मिल रहे, और यूनिवर्सिटी वालों ने भी कहा, तो आज तो बहुत डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, तो आपको क्यों नहीं मिल रहे? उन्होंने कहा, कोई भी बड़े स्तर का प्रोफेसर जो बाहर से आता है वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मांगता है। वो कोई 2 साल 3 साल के लिए आएगा ये नहीं है, वो यहां रहेगा, यहां बसेगा, अपने बच्चों को यहां पढ़ाएगा, उनको यहीं सेटल डाउन करेगा, उनका भविष्य यहां सोचेगा। और ना तो यहां उसको वोट का अधिकार होगा, ना यहां कभी घर बना पाएगा, ना उसके बच्चे कभी घर खरीद पाएंगे। और जो इस कॉलेज के अंदर पढ़ाने के लिए आएगा प्रोफेसर बाहर से, वो शरणार्थी की तरह यहां रह सकता है, सामान्य नागरिक की तरह यहां नहीं रह सकता। और इसलिए बाहर से कोई प्रोफेसर नहीं आ रहा, इसलिए डेंटल कॉलेज ने यहां के डेंटल काउंसिल ने यहां के डेंटल कॉलेज को डीरिकॉग्नाइज कर दिया गया। और डीरिकॉग्निशन की वजह से मौजूदा बच्चे भी बहुत परेशान हैं और आगे वालों को दाखिला नहीं मिल रहा। अब स्वाभाविक है असंतोष होगा। तो मैंने अपने जो साथी मेरे साथ बैठे थे, मैंने कहा था, दिस इज आर्टिकल 370 इन एक्शन। इसने इस देश को अलग किया है कि साथ जोड़ा है। कोई इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आ सकती, क्योंकि आने के लिए वो कहेगा कि मुझे जमीन दोगे, मैं तब स्टैब्लिश इंडस्ट्री लगाऊंगा। उसने एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट कर दिया, एक मन के अंदर दीवार बना दी। और सबसे अधिक उसका प्रभाव कहीं हुआ, मैं मानता हूं सबसे अधिक प्रभाव हुआ, जिसका आज की परिस्थिति के साथ संबंध है। हम अलग हैं और अलग हो सकते हैं, इस भावना को जन्म दे दिया। लेकिन जब इस भावना को जन्म दिया तो आजादी एक दूर का सपना लगती थी। इट वॉज अ डिस्टेंट ड्रीम। आजादी एक दूर का सपना लगती थी, एक डिस्टेंट ड्रीम लगती थी। लेकिन उसका असर देखिए। एक वहां का दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कहता है कि हमें ऑटोनॉमी दे दो। पीडीपी कहती है कि हमें सेल्फ रूल चाहिए। आज केंद्र के पास केवल 4 अधिकार हैं।
डिफेंस, सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, टेलीकम्युनिकेशंस। बाकी सब अधिकार राज्य के पास है, किसी और राज्य में ऐसा नहीं है। जो रेजिड्यूरी पावर्स होते हैं, जो केंद्र के पास होते हैं जम्मू कश्मीर में, वो भी राज्य के पास है। तो कौन सा इनमें से, चारों में से, बचे हुए अधिकारों में से दे दिया जाए? और कौन सी आपकी समस्या है जिसका संबंध अधिकारों की कमी के साथ है? इज इनएडिक्वेसी ऑफ पावर हैव एनीथिंग टू डू विद द करंट प्रॉब्लम इन कश्मीर? और अगर सेल्फ रूल में चले जाएं तो वो तो और बात कहते हैं कि भाई सॉफ्ट बॉर्डर कर दो, बिना वीजा के लोगों को इधर से इधर आने दे दिया जाए, दोनों देशों की करेंसी लागू हो जाए, और आजादी वाले तो तीसरी तरफ और चले जाते हैं। इसके पीछे सोच देखिए क्या है। और मैं हाल की स्थिति पे आने से पूर्व इस सोच की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। ये जो राजनीतिक और संवैधानिक रिश्ता है, एक अधिकार टेररिज्म का था जो केंद्र के साथ ले गया। उस वक्त टेररिज्म नहीं होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली ने उस पर कानून बनाने से और वो अधिकार केंद्र को देने से बाद में मना कर दिया। वो देते नहीं थे। जब गवर्नर राज्य आया जगमोहन जी का, और वहां के राज्यपाल के पास असेंबली के अधिकार होते हैं, तो वो उस वक्त ट्रांसफर किया गया। नहीं तो यह परिस्थिति होती कि टेररिज्म से निपटारा करना भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में ना होता। तो क्या यह अधिकार भी दे दे? तो इन सब ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, इन सब का अभिप्राय है कि ये जो 3, 4, 5 बचे हुए अधिकार केंद्र के पास हैं, इनमें से अधिकार दे दो। और इन अधिकारों को देने से क्या ये आजादी की लड़ाई बंद हो जाएगी? लेकिन एक और कदम इस रिश्ते को कमजोर करने में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसलिए जो ऑटोनॉमी कहते हैं, सेल्फ रूल कहते हैं, वो इसका परिणाम क्या होगा ये समझ लें कि ये जो अलग अस्तित्व से अलगाववाद की यात्रा है, और जो ये राजनीतिक और संवैधानिक रिश्ता कमजोर करने की यात्रा है, और साथ के अंदर दूसरा व्यक्ति बैठा है, दूसरा देश बैठा है जिसका ये अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का, उसके षड्यंत्र के अंदर हम शामिल होते जाएं। और इसलिए ये जो बेमतलब के सुझाव आते हैं, वो इसी सोच का, और मैं मानता हूं कि अगर आज यूपीए की सरकार है, जब तक इस सरकार में यह ईमानदारी नहीं होगी स्वीकार करने की कि जो यात्रा अपनाई थी हमने कश्मीर, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, दैट द नेहरूवियन थिंकिंग ऑन जम्मू एंड कश्मीर वाज फॉल्टी, जब तक यह कल्पना नहीं होगी कि वो गलत थी और उस रास्ते पर आगे मत चलो, इस रिश्ते को और कमजोर मत करो। अब आप देखिए किस प्रकार के सुझाव आते हैं। आजकल सबसे चर्चित सुझाव क्या है? वहां आर्मी है, और हम लोग भी मानते हैं, हमारे मीडिया के मित्र भी मानते हैं, सरकार में भी लोग मानते हैं कि बड़ी शिकायत है आर्मी के खिलाफ। 11 जून से आज तक 108 सिविलियंस की डेथ हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ा होती है जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो। एक भी मृत्यु आर्मी के साथ संघर्ष में नहीं हुई, किसी एक की डेथ आर्मी की गोली से नहीं हुई। जिन क्षेत्रों में यह हुआ वहां आर्मी है ही नहीं। आर्मी एलओसी को मैन करती है, आर्मी रूरल एरियाज में है, श्रीनगर में, बडगांव में, जितने क्षेत्र शहरों के हैं उसमें फौज नहीं है। वहां यहां स्थानीय पुलिस है जो पुलिस थानों को चलाती है, और जो सड़कों के ऊपर चौकी देते हैं वो सीआरपीएफ के लोग हैं। लेकिन एक अभियान आर्मी के खिलाफ चला हुआ है, और इस पूरे संघर्ष की एक खासियत है कि गलत बयानी, फॉल्स प्रोपेगेंडा के आधार के ऊपर झूठ बनाते रहो। नॉट अ सिंगल वन ऑफ दीज 108 पर्सन्स हैज डाइड फ्रॉम द बुलेट ऑफ द आर्मी। अब यह है कि भाई आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटा दो। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कहता है कि कोई भी
आर्म्ड फोर्स अगर जाएगी तो उसको वहां प्रयोग किया जा सकता है, उसके अधिकार क्या हैं, और कोई आर्म्ड फोर्स का व्यक्ति वहां पर कोई कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह सरकार की इजाजत के बगैर नहीं चल सकता, उसको प्रोटेक्शन है। अब क्यों कहते हैं इसको हटाओ? कि आप सामने से 20,000 आदमी आ जाओ और एक व्यक्ति के ऊपर 500 पत्थर मारो। एक पत्थर मारने से चोट लग सकती है, 500 पत्थर मारने से अधिक परिणाम भी हो जाते हैं। आज 2500 पुलिस वाले हॉस्पिटल्स में थे और 1700 आज भी सिक्योरिटी पर्सनल हॉस्पिटल्स में थे। मैंने कहीं नहीं पढ़ा इन सिक्योरिटी पर्सनल्स के संबंध में, और यह सब स्टोन इंजरीज की वजह से है। अब आपका यह सुझाव है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ले लो, और केंद्र सरकार ने यह कहा कि भाई 4 जिलों में तो आर्मी है ही नहीं, या तो एक्ट को बदल दें या आर्मी को वहां से हटा दें। जब है ही नहीं तो फिर यहां डीनोटिफाई कर दें, हो सकता है इससे खुश हो जाए। कई बार जब देश की फौज का भी डर खत्म हो जाता है तो देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये सबको मालूम है। अब आप आर्मी को डीनोटिफाई कर दो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को, तो आर्मी जहां नहीं है वहां कौन है? वहां सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है देश की, वो है। मैंने सरकार से पूछा है कि आपको मालूम है क्या कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, और जनरल सिन्हा आप विशेष रूप से इसको देखिए, वो केवल सेना से संबंध रखता है ये नहीं है। इट डजंट ओनली डील विद द आर्मी, इट डील्स विद द आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल अदर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द स्टेट। और ऑल अदर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द स्टेट कौन सी हैं? उसमें सरकार भी मानती है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स, आसाम राइफल्स, ये सबके सबको प्रोटेक्शन मिलता है और अधिकार मिलता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट से। और जहां आर्मी नहीं है वहां पर सीआरपीएफ है। तो आप इस एक्ट को हटा लोगे तो कल को कोई सीआरपीएफ वाला हिंसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और जिस प्रकार से ये ग्रुप्स जाकर फिर केसेस डालते हैं, तो इसकी प्रोटेक्शन हटा लोगे। जहां आर्मी है आर्मी को प्रोटेक्शन चाहिए, जहां सीआरपीएफ है उनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो आज तक ये कल्पना नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट केवल आर्मी को अधिकार नहीं देता और प्रोटेक्शन नहीं देता, वो सीआरपीएफ को भी प्रोटेक्शन देता है, बीएसएफ को भी प्रोटेक्शन देता है। जम्मू कश्मीर पुलिस तो केवल थानों तक सीमित है, और वहां जो परिस्थिति बनी हुई है वहां केवल जेएनके पुलिस उसको संभाल लेगी, ये कोई नहीं कहता। और इसलिए एक बेमतलब की बहस कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी से लेकर एडिटोरियल कॉलम्स तक आ गई कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को डीनोटिफाई कर दो या अमेंड कर दो। तो बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो अदर आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द स्टेट हैं, उनको कौन प्रोटेक्शन देगा?